स्टूडेंट्स है, ठीक है बच्चे। अच्छा, क्लास में स्ट्रेंथ आपकी इतनी रहती है क्या? 5-6 बच्चे ही होते हैं क्या, या ज्यादा होते हैं? मैम ज्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा, आज वो सोच रहे होंगे ना कि सर तो ले नहीं रहे क्लास, तो रहने देते हैं। चलो ठीक है, ओके। तो बच्चे कल मैंने कहाँ तक छोड़ा था, याद करो याद करो। कल हमारा फाइनल जो था यहाँ तक था, है ना? ये लास्ट हम क्वेश्चन कर रहे थे, है ना? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम ये जो केमिस्ट्री क्लास है ये किसके लिए है, मतलब कौन से ग्रुप के लिए? बच्चे एक्चुअली मंजीत सर लीव पे है ना, तो आपके ग्रुप्स में मेरा क्लास का लिंक आया होगा। नहीं मैम, सर हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स की क्लास है हमारी। लिंक आया, उसके बाद फिर डिटेल केमिस्ट्री का भेजा, फिर से मैथ्स का भेज दिया सर ने। तो हमें ज्वाइन कौन सी करनी है? अच्छा, फिर आप एक काम करो, मैथ्स की ज्वाइन कर लो। ओके ओके ठीक है, मैम। हाँ आप लोग मैथ्स का कर लो। अगर बाय चांस केमिस्ट्री की भी करनी होती, वो आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है, तो कहीं वो वाली क्लास आपकी इंपॉर्टेंट ना हो, वो मिस ना हो जाए बच्चे। ओके ठीक है, ओके मैम। हाँ चलो ठीक है। अभी सारे मेरे स्टूडेंट्स रह गए हैं क्या यहाँ? यस मैम। ठीक है, चलो बच्चे। हाँ, तो कल बेसिकली मैंने यहाँ तक करवा दिया था। ये होमवर्क सबने कर लिया है ना? जिसने नहीं किया वो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है अगर किसी ने नहीं किया है। ये 6-7 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इजी थे। आई होप कि आप लोगों ने कर लिए हो, नहीं किए तो गंदी बात है ना। चलो ठीक है, अब हम बेसिकली अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि जो सबशेल हमने देखे थे ना, SPDF, और उसमें हमने देखे थे कि कितने ऑर्बिटल्स है। हमने देखा था कि S में 1 ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, D में 5, F में 7 ऑर्बिटल होते हैं ना। अब बेसिकली मैं आपको आज क्या कराने वाली हूँ, उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। बेसिकली हमारा जो पूरा चैप्टर था वो किस पे बेस्ड था? इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे थे, है ना। पूरे चैप्टर में मैं बार बार इलेक्ट्रॉन की बात कर रही थी। हाँ दिव्यांश बोल बेटा। मैम आपने स्पिन करा दिया। क्या बच्चे? स्पिन? स्पिन कल तो करवाया, ये क्या था? क्लास ओके लीव हो गई थी ना दिव्यांश तुम्हारी? यस मैम, डेटा खत्म हो गया था। ये देखो, फिर रिकॉर्डिंग देख लेते। कोई बात नहीं, मैं चलो समझा देती हूँ एक बार फटाफट से। मैं रिकैप ले लेती हूँ। क्या था? राहुल आ गए क्या? चलो इधर देखो बच्चे, सारे के सारे। कल जो बेसिकली मैंने आपको 4 क्वांटम नंबर बताए थे, ठीक है, कौन कौन से थे? एक तो आपका n था। n क्या था बच्चे? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, आप लोग प्लीज थम्स अप देते जाइएगा अगर आपको चीजें रिकॉल हो रही हैं तो, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसका आप नाम बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या यू कैन ऑल्सो से ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एल क्या बताता है हमें? सबशेल के बारे में बताता है, सबशेल के बारे में बताता है, और किसके बारे में बताता है बच्चे? शेप के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे n इज इक्वल टू 1 में कितनी सबशेल हैं, कैसे निकालते हो? 0 to n-1, एक ही सबशेल है, s सबशेल है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें किसके बारे में बताता है बच्चे? ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि कौन सी ऑर्बिटल ओरिएंटेशन में, स्पेस में किस हिसाब से ओरिएंट है। क्या वो px डायरेक्शन में है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है? क्या वो py डायरेक्शन में है? क्या वो pz डायरेक्शन में है? ठीक है, तो ये इसके बारे में बताता है। ऑर्बिटल का पता लगाना हो तो क्या फॉर्मूला बताया था बच्चे मैंने? 2l+1। ठीक है, मैंने क्या बोला था? s में क्या है? एक ही ऑर्बिटल होती है, p में 3 ऑर्बिटल होती है, d में 5 होती है, और f में 7 होती है। ठीक है, एंड एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप? 2 कर सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना कर सकते हो? 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आप 14 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों को पता है ना। L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सी सबशेल है? SPDF। 4 के लिए G, 5 के लिए H। बस आपको G तक याद रखनी है, इससे आगे याद नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो जो हमारा मेन था वो यही था। ठीक है, उसके बाद लास्ट था हमारा आरिफ। बेटा मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, जो तू आके चला जाता है, ये ध्यान रखियो। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन की सिर्फ 2 ही स्पिन पॉसिबल है। कौन कौन सी बच्चा पार्टी? एक प्लस हाफ,
और एक माइनस हाफ, दो ही स्पिन की वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी स्पिन प्लस हाफ होगी, जिसको आप इस तरह से दिखाते हो, अपवर्ड एरो से दिखाते हो। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी स्पिन क्या होगी, माइनस हाफ, जिसको आप कैसे दिखाते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हो। तो ये आपकी क्या थी, स्पिन दिव्यांश। सिर्फ इसमें इतना ही था बच्चे, ठीक है। अच्छा ठीक है, और आपको पता है जैसे अगर मान लो पी की 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हर तीनों को क्या है, अलग अलग वैल्यूज असाइन है ना। पीजेड को कौन सी वैल्यू असाइन थी बच्चे, एमएल की 0, पीएक्स को +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, राइट। ऐसे ही पीवाई को भी +1 भी मिल सकती है और -1 भी मिल सकती है। एंड व्हाट अबाउट डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल थी, 5 कौन कौन सी, dxy, dyz, dzx, dx² डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, है ना। dz स्क्वायर को क्या मिलता था, वैल्यू 0 मिलता था, क्या मिलता था, 0 मिलता था, राइट। अच्छा, dxy और सॉरी dyz और dzx को क्या मिलता था, प्लस या -1, यही था बच्चा, ठीक है। एंड dxy और dx² डैश y स्क्वायर को +2 भी मिल सकता था, -2 भी। तो इतना मैंने आप लोगों को कल करवा दिया था और उसके बहुत सारे हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी, ठीक है। तो आप वो प्लीज कर लेना, आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम चले अब, चलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम जो आपने ये लास्ट में s इक्वल्स टू -1/2 बताइए, एक बार बता दीजिए। बच्चे देखो यहाँ पे लेके चलती हूँ मैं दोबारा, 1 मिनट दो मुझे। इधर देख बेटा, ठीक है। इसमें जो आपका बेसिकली ये बोला था ना मैंने, ऑर्बिटल क्या है, बेसिकली वो स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, 2 डायरेक्शन में वो घूम सकता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक वो एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसके चारों तरफ भी घूमती है और अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, सबने सुना है ये लोअर क्लासेस में, है ना। तो ऐसे ही सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है और अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमता है। अब वो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है बच्चे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पिन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +12 होती है, और उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब भी मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी तो मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाऊंगी, क्लियर है सभी को। अगर मुझे मान लो स्पिन -12 दिखानी होगी तो मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाऊंगी बच्चा, ऐसे दिखाऊंगी। मैं ये नहीं लिखूंगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मैं इस तरह से दिखाऊंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को दिखाने का ये तरीका हम देखेंगे यहाँ पे, क्लियर हो गया। अभी आगे चलूं मैं, यस मैम। यस मैम। चलो 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 चलो, आई थिंक मेरे सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं यहाँ पे। बाकी मेरे को थोड़े थोड़े कम लग रहे हैं, शहजादी नहीं आई है, पूर्णिमा नहीं आई है, चलो कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगी। चलो ठीक है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन मुझे कोई बताएगा, व्हाट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द फॉलोइंग सबशेल, कोई बताएगा। आयशा, यस मैम। हाँ बताओ इसका आंसर। मैम ऐसे यहाँ पे तो n की वैल्यू तो 4 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स हैं। ना 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 ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू पूछी है। मैम 3। एल की वैल्यू यहाँ पे 3 है क्या, लगा दूं आज सबको चाटा। ये मुझे बताना कौन सी आपको दिख रही है ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं दिख रही है क्या, मतलब डी सबशेल बोलोगे तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्या ये आपको डी वाली नहीं दिख रही क्या, और डी में भी कौन सी दिख रही है आपको, ये dx² डैश y स्क्वायर। यस मैम। तो फिर क्यों भूल गए क्या, मैंने कहा था ना जो मैंने वो पिक्चर दिखाई थी उनको अपने माइंड में फिट कर लो, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या होती है डी के लिए, 2 होती है, यही तो पूछा आपसे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, तो ये आपका क्या है बच्चे, डी सबशेल है, ठीक है। ये आपका क्या है, डी सबशेल है, ठीक है। और डी सबशेल में भी क्या होते हैं आपके, 5 ऑर्बिटल होते हैं, राइट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर।
ठीक है। अब उसने क्या पूछा, एल की वैल्यू पूछा ना, एल की वैल्यू तो डी के लिए 2 ही होती है। अगर मान लो वो ऑर्बिटल पूछता तो ऑर्बिटल के लिए क्या बोलते हैं आप, बताओ बताओ। अगर 12 वो, प्लस 1, हाँ जी 12 प्लस 1। 12 प्लस 1, 12 कहाँ से आ गया? ऑर्बिटल तो 5 होंगे ना। हाँ ऑर्बिटल कितनी होंगी, 5 होंगी। डी में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 होती है। ठीक है जी। और अगर वो ml की वैल्यू पूछता तो क्या बोलते, डी एक्स स्क्र डैश वाई स्क्र के लिए मैम +2 भी हो प्लस सकता है और माइनस, +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। ठीक है जी। ये 12 कहाँ से बोल दिया भाई तुम लोगों ने? ठीक है, इसका मतलब नहीं पढ़ के आए हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो आगे चले। हाँ, तो अभी मैं क्या बोल रही थी कि जो ये ऑर्बिटल है इसमें जो है हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर दोबारा शक्लें दिखा रही हूँ। पी की शक्ल देख लो। ई ऑर्बिटल की मैंने कैसे शक्ल दिखाई थी कि एक एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, एक वाई में है और एक जेड में है। आपस में ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और कुछ चीजें मैं वर्बली भी बोलती हूँ, इट डजंट मीन कि आप वो लिखोगे नहीं। ठीक है, कुछ चीजें मैं ऐसे बोल बोल के चली जाती हूँ, हो सकता है कि मैं वो ना लिखवाऊं, तो इट डजंट मीन कि वो मैंने नहीं करवाया है। आप लोगों की इतनी हैबिट अब तक बन जानी चाहिए, अगर मैम कोई चीज बोल रही है तो उसको फटाफट अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पी एक्स पी वाई पी जेड किस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, एक में ही तीनों दिखाई दे रहे हैं, पी एक्स भी, पी वाई भी और पी जेड भी। ठीक है, जैसे देखो डी एक्स वाई में भी, डी एक्स वाई का मतलब क्या बताया था मैंने, एक्स और वाई प्लेन, जो आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, उनके बीचों बीच लोब्स होंगे, इनको लोब्स बोलते हैं। दिख रहा है सबको? और जेड देखो, एक्स के करस्पॉन्डिंग खाली है, कुछ भी नहीं है। एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इनको आप अपने नजर में बिठा लो। ठीक है, ओके। ये क्या है, डी वाई जेड है, सबको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है। ये क्या है, एक्सिस के ऊपर बने हुए हैं, आप सबको दिख रहा है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है जी। यस yes. मैम। ये क्या आपकी डी जेड स्क्वायर है ना, डोनट शेप, डोनट शेप। ठीक है, चलो चले आगे। यस मैम। आगे मैं दोबारा भी इन शेप्स पे आऊंगी जब मैं आपको रेडियल नोट्स वगैरह सिखाऊंगी, बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर फिलिंग सबशेल, उसको फटाफट से देखेंगे। ठीक है, तो बच्चे देखो, किसी भी सबशेल को फिल करने के लिए बेसिकली आपको 4 रूल दिए गए हैं। फर्स्ट है, अभी नाम याद करो मेरे साथ साथ, ऑफबो रूल, ऑफबो प्रिंसिपल भी बोल देते हैं इसको, N+L रूल, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल और पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन रूल को देखते हुए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। जो हमने देखा है कि एक एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होती है, डी में 5 होती है और एफ में 7 होती है। अब जो हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, वो किसको देख के भरेंगे, इन चारों रूल को ध्यान में रखते हुए उसमें हम क्या भरने वाले हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? अच्छा, हालांकि यहाँ पे आपको सबसे पहले जो रूल दिया हुआ है बच्चे, वो ऑफबो रूल दिया हुआ है। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ऑफबो वाले में ही N+L वाले रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगी। मैं पहले आपको N+L अलग से सिखाऊंगी, देन मैं ऑफबो पे जंप करूंगी। ठीक है, अब मैम N+L रूल क्या होता है, ध्यान से सुनना। N क्या है बच्चे यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो प्लीज बनाते चलो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो कल की क्लास में नहीं था उसको तो नहीं आ रहा होगा समझ में, और जो थे आपको रिवाइज करना चाहिए था, पर ठीक है। तो बच्चे देखो, ध्यान रखना, N+L की जो भी वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी की। अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी विद एग्जांपल। यानी कि वो क्या बोल रहे हैं, अगर N+L की वैल्यू आप किसी भी सबशेल के निकालते हैं वो कम आती है, तो ध्यान रखना उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अब ये रूल है, ध्यान से सुन लेना, अभी ये रूल बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये जो N+L जो रूल था वो यही कहता है कि अगर N+L की वैल्यू कम है तो एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। पहली चीज ये ध्यान रखनी है आपको बच्चा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, इफ N+L वैल्यू इज सेम, अगर मान लो आपको 2 सबशेल दी हुई है, उसकी N+L की वैल्यू सेम आती है, तो आप क्या देखेंगे,
n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जो n की वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि आपके सबशेल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है या कम है। अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर n की वैल्यू कम है तो एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, जैसे देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द सबशेल विद लोवेस्ट n प्लस वैल्यू इज फिल्ड फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी यानी कि उसकी एनर्जी कम होगी। और ध्यान रखना, जिसकी एनर्जी कम होगी हम उसको ही पहले क्या करेंगे, फिल करेंगे, यानी कि उसी शेल में हम, उसी ऑर्बिटल में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। और वैसे भी आपको पता है क्यों लोवेस्ट एनर्जी को हम पहले फिल करेंगे, क्योंकि एनर्जी कम बोले तो स्टेबिलिटी याद। आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो जब भी आप फिलिंग स्टार्ट करोगे तो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल वाले से ही स्टार्ट करोगे। फिर वो बोल रहे हैं अगर 2 से ज्यादा, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से ज्यादा सबशेल हैं जिनकी वैल्यू क्या है, n प्लस एल है, सेम n प्लस एल की वैल्यू है, तो देन द सबशेल विद लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n इज फिल अप फर्स्ट। तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसको ही हम पहले क्या करेंगे बच्चा, फिल करेंगे। मैम ऐसे तो ठीक है, समझ में आ गया, अब आप थोड़ा एग्जांपल से समझा दो। अर्पित आ गया मेरी क्लास में? यस मैम। ठीक है, इधर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1s के करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, और l की वैल्यू क्या है, 0 है, तो n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 0 इज 1। बोलो हाँ या ना? यस व्हाट अबाउट 2s, 2 प्लस 0 कितना हो गया, 2। व्हाट अबाउट 2p, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, अब n की वैल्यू सबसे कम किसकी है, हाँ हाँ डोंट वरी, ओके ओके ओके, नो वरीज। ठीक है, जैसे देखो n प्लस एल की सबसे वैल्यू कम किसकी है, इसकी, यानी कि 1s की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। फिर किसकी होगी बच्चे, 2s की, और फिर 2p की। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले किस ऑर्बिटल में भरेंगे, 1s वाले ऑर्बिटल, फिर हम भरेंगे 2s वाले ऑर्बिटल में, फिर हम भरेंगे 2p वाले ऑर्बिटल में। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? और आते हैं इस पे, आओ बच्चा, जैसे इसकी करके देखते हैं फटाफट से। तुम लोग भी अपनी नोटबुक में करते जाओ, मैं भी यहाँ पे करती जाऊंगी। n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1 0, कितना हो जाएगा n प्लस एल की वैल्यू 1। रिस्पॉन्ड करते जाओ बच्चा, 2 0 2 2 1, कितना हुआ, 3 3 0 3 3 1 4 4 0 4 p, l की वैल्यू 2 होती है 4d, तो 2 और यहाँ पे हो जाएगी 5। अब जैसे इसको मैं एनर्जी के ऑर्डर में लगाऊंगी, ध्यान से देखना, सबसे कम किसका होगा, n प्लस एल वैल्यू जिसकी कम होगी, यानी कि 1s की सबसे कम होगी, ऊपर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, इसकी सबसे कम होगी, फिर 2s की कम होगी, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों सेम हो गई है, दोनों सेम हो गई है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करेगा एनर्जी, तो जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। क्लियर? ऐसे ही ऐसे ही 3p 4s फिर 3d, यानी कि ये वाला ऑर्डर रहेगा जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। और एक बात बताऊं, इसको लर्न कर दो, 2 साल फायदे में रहोगे, इसको लर्न कर लो, इस ऑर्डर को। n प्लस एल वैल्यू नहीं निकाल के देखोगे बार बार पेपर में, है ना, इसको लर्न कर लो, 2 साल फायदे में रहोगे। मैम इसके बाद वाला लर्न नहीं करना, ट्रस्ट मी, कोई जरूरत नहीं लर्न करने का। अब देखो मैंने मास्टर्स कर ली, टीचर बन गई, मैंने आज तक खुद लर्न नहीं किया, इसके बाद वाले मेरे ही काम नहीं आए तो तुम्हारे क्या काम आएंगे, ठीक है। और अगर कभी आए भी काम, अगर मान लो कोई क्वेश्चन में यूज भी हो रहा है, फिर वो मैं बता के चलूंगी, लेकिन 99% क्वेश्चन आपके, अगर आपको यहाँ तक याद है, बढ़िया काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 2 साल के लिए लर्न कर लो, बेशक बाद में भूल जाना, ठीक है बच्चे। चले आगे। यस मैम। यस मैम। तो चलो फिर क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन के बिना तो मजा आएगा नहीं। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n एंड l, आपको n की वैल्यू दी हुई है, l की वैल्यू दी हुई है, आपको बोला है कैन यू प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एज, लगा सकते हो क्या एनर्जी का ऑर्डर? यस मैम। हाँ लगाओ, निकालो n प्लस एल की वैल्यू,
आज पूरा करवा दूंगी ये फिलिंग वाला, तुम टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की मेरे होते हुए। और जो बच्चे का वो कल की जो एक्स्ट्रा क्लास लूंगी ना आधे घंटे की, उसमें हो जाए। ठीक है, मैम उसका थर्ड होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन DBCA। एक बार मैं कराऊं क्या फटाफट से, हो गया तो? वैसे ठीक है ये आंसर जिसने बोला है, इसका थर्ड ऑप्शन ही होगा। ये देखो बच्चे, थर्ड ऑप्शन ही आ रहा है मैम। चलो चलो देखते हैं। ए में देखना बच्चे क्या आ रहा है, n+l की वैल्यू 5 आ रही है, बी ऑप्शन में 4 आ रही है, सी में 5 आ रही है, और डी में क्या आ रही है, 4 आ रही है। यही आ रहा होगा सबका। यस मैम। तो अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही आ रहा है। ठीक है, अब दोनों 4 आ रहा है, तो यानी कि n की वैल्यू देखेंगे किसकी कम है, तो d की कम है, फिर b की कम है। व्हाट अबाउट c एंड a, दोनों की 5 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे किसका कम है, तो किसका कम है, c वाले का और फिर a वाले का। आ तो रहा है बेटा? ठीक है, आ तो रहा है? ठीक है जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द क्वांटम नंबर, ये आपके लिए होमवर्क दे दूं क्या ये, या एक काम करो 1 मिनट दे दूं, जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। वही है, सेम क्वेश्चन है ये। देखो कहाँ पे आया हुआ ये, पहले 2012 में था, ये 2019 में आया। जब आप नीट के क्वेश्चन खोल के देखोगे, नीट के क्वेश्चन ओपन करोगे, तो वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, वही सेम है, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है। जल्दी बता दो मुझे क्या आएगा इसका आंसर, ताकि मैं आगे चलूं। राहुल समझ में आ रहा है क्या कुछ? राहुल कैन यू हियर मी बेटा? राहुल है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ गया भाई? ऑप्शन 2 मैम सेकंड ऑप्शन आएगा। पक्का जी एक बार? हाँ राहुल, कल की वीडियो लेक्चर देख के आए हो फिर बेटा? मैम अभी पिछली 2 क्लास की देखी, 3 हो गई ना, एक नहीं देखी। चलो आप क्वांटम नंबर वाली पहले देख लेना, अदरवाइज ना ये लेक्चर मुझे लग रहा है कहीं तुम्हारे सर के ऊपर से ना जा रहा हो। ठीक है, चलो ठीक है। सपना बच्चे टाइम पे आया कर, है ना बेटा? चलो ओके। हाँ, तो आपका आंसर आ रहा है 4th, 2nd, 3rd, 1st, यानी कि सबका ये आ रहा है। यही मान के चलूं, इसका यही आंसर आएगा। ठीक है, यस यस मैम। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट रूल है, ऑफ गो रूल। अभी तक हमने क्या सीखा बच्चे? अभी तक हमने ये सीखा कि मैम आपने कहा था कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जो ऑर्बिटल्स हैं हमें उसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो हमने ये पता लगा लिया, क्योंकि बेसिकली हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये जो n+l रूल में सिखा रही थी, किसके लिए था बच्चे? फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब समझते हो, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन में मुझे ये बताओ n+l की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 1 ही होगी, क्योंकि l की वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि ये जो हम ये एनर्जी का ऑर्डर देख रहे हैं ना, कि 1s की कम होगी, 2s की कम होगी, ये सिर्फ हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में सारी एनर्जी लेवल क्या होते हैं, सेम होते हैं। रीजन क्या है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, ये होता है 2s 2p सेम होता है। ठीक है, 3s 3p, ये सारे क्या होते हैं बच्चा पार्टी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरा होता है। ठीक है, ये वाली हो सकता है कि कोई चीज पूछ ले, तो ध्यान रखो। अब मैंने ये वर्बली बोल दिया है, तो आप ये अपनी नोटबुक में ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चे? यस मैम। ठीक है, ओके। ठीक है, जैसे 2s 2p, 3s 3p 3d, फिर उसके बाद 4s 4p 4d 4f, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, किसमें किसकी बात कर रही हूँ मैं, ये हाइड्रोजन के केस में। लेकिन जब मैं बात करूंगी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो उसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें रिपल्शन वाला फैक्टर भी आ जाएगा, अट्रैक्शन वाला फैक्टर भी आ जाएगा। तो इस वजह से एनर्जी का क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो अब जो बेसिकली हम करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं ऑफ गो रूल। क्या करने वाले हैं, ऑफ गो रूल। मैम ये ऑफ गो रूल क्या बोलता है? देखो बच्चे, ऑफ गो रूल ये बोलता है कि भैया अब तुमने एनर्जी का तो पता लगा लिया कि सबसे पहले कौन से वाले ऑर्बिटल भरोगे, कम एनर्जी वाले। तो ऑफ गो रूल ये बोलता है द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ
लोवेस्ट एनर्जी। ये बोलता है कि सबसे पहले आप लोवेस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरोगे, जब तक उसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं आप आगे जंप नहीं करोगे। ठीक है, यानी कि वो क्या बोल रहा है कि जब आप 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए, तब आप क्या जाओगे, आगे वाले सबशेल में जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। पहले वाले सबशेल को भरो, वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आगे जाओ, उसको कंप्लीट भरो, फिर आगे जाओ। दिस इज योर ऑफ बो रूल, दिस इज योर ऑफ बो रूल। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। ये देखो बच्चे, ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। अगर किसी ने एनसीईआरटी खोली हो बच्चे, तो ये आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ये क्या दिखा रहा है आपको, समझ पा रहे हो? देखो बेसिकली ना ये एनसीईआरटी में भी ना आपको सिखाने के लिए बनाया हुआ है। देखो इधर कि पहले जो इधर देखो बच्चे, पहले 1s का ऑर्बिटल भरेगा, फिर देखो 2s का भरेगा, आप लोग देख पा रहे हैं, फिर 2p का, फिर 3s का, फिर 3p का, फिर 4s का, फिर 3d का, फिर 4p का, फिर 5s का। आप लोग देख पा रहे हैं सारे? यस यस मैम। फिर 5s का, इधर देखो, फिर 4d, 5p, 6s। बेसिकली ये जैसे टीचर्स नहीं बताते ट्रिक, वैसे ही एनसीईआरटी वालों ने भी ट्रिक बता रखी है कि इस तरह से बच्चे जो है याद रख सकते हैं कि एनर्जी का जो है क्या ऑर्डर रहने वाला है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाऊं, सबसे पहले 1s, फिर 2s, मेरे साथ साथ बोलो, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s। यहां तक लिख देती हूँ, बाकी आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है जी, अच्छा चलो, तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैं इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करवाती हूँ कि कैसे बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है फिल करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाइड्रोजन। मैंने कहा था हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के एटॉमिक नंबर आप सबको याद होने चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 1। तो सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा? 1s में। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 फिल होगा, एक ही होगा, बोलो हाँ या ना। अगर ऑर्बिटल में दिखाना हो तो ऐसे दिखाओगे। ठीक है बच्चा पार्टी। चलो, उसके बाद क्या आता है? हीलियम। हीलियम में क्या है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1s2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कितने की जगह है? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। उसके बाद लिथियम, 1s2। उसके बाद कौन सा फिल होगा बच्चे? 2s। 2s में कितना आएगा? एक ही की जरूरत है। अब आपको ये याद आ रहा है बच्चे, जो आपने 9th क्लास में ये लिखते थे आप, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 लिखते थे, याद आ रहा है? अगर आया हो, क्यों लिखते थे? क्योंकि जो ये 1s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। और एक क्यों लिखते थे? क्योंकि 2s में अब एक की ही जगह है, क्योंकि टोटल कितने हैं, मतलब जगह तो 2 की है, लेकिन हमें जरूरत कितने की है? 1 की है। ठीक है, तो वो आप ये जो भरते थे बेसिकली, वो आज आप इस टर्म्स में जो है इनको सीख रहे हो। ठीक है, देखो आप एक बार बताओ, पहले आप सिर्फ ये वाली चीजें करते थे, 2 और 1, इतना पता था आपको, और अब देखो आप कितनी चीजें सीख रहे हो। आप जब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जब आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो देखो इससे आपको क्या क्या पता चल रहा है। इससे आपको एल की वैल्यू भी पता चल रही है ना, एस में है तो 0 होगी। इससे आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की भी वैल्यू पता चल रही है कि लास्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बच्चे? 2 है। क्या है? 2 है। और इसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, या हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लिथियम के बाद बताओ बच्चे किसका नंबर आता है? हाइड्रोजन, हीलियम। वेरी गुड, बेरिलियम 4 होता है, तो यानी कि 1s2 2s2। मेरे साथ बोलते जाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। उसके बाद बोरोन 5, 1s2 2s2, जगह भर गई। अब किसमें आएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन? ध्यान रखना, जब तक आप एस में नहीं भर लेते हो आगे मत बढ़ जाना, पहले बता रही हूँ, नहीं तो आप ऑफ बो रूल को वायलेट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद कार्बन 1s2 2s2, कितने और चाहिए? 2। और आपको पता है पी में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो आगे चलें बच्चे। आगे आता है आपका कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन।
तो नाइट्रोजन का बताओ 1s2 2s2 2p3। देखो एक बार, ऐसे ही आप ऑक्सीजन का लिख सकते हो, फ्लोरीन का लिख सकते हो, नियोन का लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे नियोन का लिख रही हूँ, नियोन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो 1s2 2s2, कितने और भरूं, जल्दी बोलो कितने और चाहिए मुझे, 6 और चाहिए ना। तो 2p में कितने आ जाएंगे बच्चे, 6। क्या ये लिखने आ गई नियोन तक? यस मैम। ऐसे ही आप बच्चे सोडियम का लिख के देखो, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, कौन बताएगा? मैम 11 होता है। तो 1s2 2s2 2p6, 2p के बाद किसका नंबर आता है, 3s का आता है। ठीक है, ऐसे ही आप मैग्नीशियम का भी फिल कर सकते हो, एल्यूमिनियम का भी कर सकते हो। एल्यूमिनियम के बाद 14 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कौन बताएगा? सिलिकॉन का, सिलिकॉन का होता है 14। तो क्या क्या फिल करोगे, देखना कैसे करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, और बोलो कितने चाहिए मुझे, 3p2। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ओके, ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं, किसका ले लें हम, कैल्शियम का ले लेते हैं। कैल्शियम का तुम लोग फिल करो 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए ये, 6 7 8, 8 और 6 14, 15 16 17 18, कितना क्या और करूं फिल, बताना। देखो हो गए 20। यस मैम। हाँ योगेश्वरी बोलो बेटा। मैम जैसे कि KLM शेल में मैम लिमिटेशन थी कि 8 शेल्स भर सकता है, तो मैम इसमें भी कैसे लिमिटेशंस डिवाइडेड है? बच्चे देखो, इसमें योगेश्वरी तुम्हें ये ध्यान रखना है, जो आप ये एनर्जी का आपने ऑर्डर पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया ना कि 1s में एक ही ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। 2s में भी क्या है, 2। p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, 6। समझ रहे हो आप, p में 6 कर सकते हो, d में 10 कर सकते हो, f में 14। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को फिलिंग करनी, बस यही तो है। आपको अगर एनर्जी का ऑर्डर याद है, ये पता है कि एक और सॉरी किसी पर्टिकुलर सब शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, बस हो गया आपका, खत्म है काम। ठीक है, और जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जैसे देखो इसमें 4th वाले शेल में भरा गया है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, या हम वैलेंट शेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ऐसे देखो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, देखो 3rd वाली शेल में भरा हुआ है, देख पा रहे हो सारे के सारे बच्चे। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सी वाली शेल में है, तीसरी वाली शेल में। आप देखो ना, कार्बन में आप क्या करते थे बच्चे, कोई मुझे बताएगा? कार्बन का ये होता था क्या एटॉमिक नंबर? यस मैम। ठीक है, 6 होता था। अगर सिलिकॉन का 14 है बच्चे, तो आप कैसे फिल करते थे, 2 8 4। बोलो हाँ या ना। तो ये देखो ना, फर्स्ट वाली शेल हो गई, ये दूसरी वाली शेल हो गई। ये देखो आप लोगों को इससे समझाती हूँ, फर्स्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख पा रहे हैं 2 ही है। ठीक है, सेकंड वाली शेल में 8 है, सेकंड वाली शेल कौन सी है, ये वाली, 8 है। लास्ट वाली शेल में 4 है, 4 है। देख क्लियर हो रही हैं चीजें कि पहले आप कैसे पढ़ते थे, अब क्या उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया मैंने। तो अगर आप लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, जैसे ये 3rd वाली शेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी एटम की, तो इससे आपको क्या क्या चीजों का पता लगता है। इससे आपको ये पता लगता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आपको ये पता चलता है उसका प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कौन सा है, या आप ये भी बोल सकते हो उससे आपको क्या पता चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी पता चलता है, और सब शेल का भी पता चलता है कि कौन सा सब शेल है। क्लियर हो गया बच्चे सबको? यस मैम। ये देखो मेरे सारे के सारे 1 to 20। वैसे आप इसमें से लर्न मत करना, इसमें तो छोटा छोटा लिखा हुआ है, हो सकता है प्रॉब्लम हो, आप लोग अपनी बुक से कर लेंगे 1 to 20। वैसे तो मुझे आपको आगे भी याद करवाना है 21 to 30, तो आप थोड़ा रेडी हो क्या करने के लिए? मैं आपको कहाँ करवाऊं, कहाँ लिखवाऊं? ओके, यही सिखा देती हूँ आपको। इधर आओ बच्चे,
जनरली मैं वैसे क्या करती हूँ, मैं 12th क्लास में सिखाती हूँ 21 to 30 एटॉमिक नंबर, बट क्योंकि आपके जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो वैसे वाले क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं हम, कि आपको कोई भी मान लो स्पीसीज दे दिया जाएगा, एटम दे दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे बताओ बेटा इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको वो तभी पता होगा जब आपको उस पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या पता होगा, एटॉमिक नंबर पता होगा। क्योंकि जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, नहीं भर सकते हो ना, ठीक है। तो वो वाली चीज के लिए मैं आपको 21 to 30 सिखाऊंगी। एक काम करते हैं हम आगे एक बार रूल्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में सिखाती हूँ। आ जाओ बच्चे। उसके बाद है नेक्स्ट रूल है हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। क्या नाम है बोलो, हुन्स, या तो चैट बॉक्स में बोलो हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। पहला रूल मैंने क्या बताया आपको, n+l रूल, ऑफबो रूल। अब ये तीसरा आ रहा है हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। मैम ये क्या कहता है, मैम ये क्या कहता है, इधर देखो, ये बोलता है बच्चे, इधर देखिए सारे, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल ऑफ सबशेल इन सच ए वे as to give maximum number of unpaired electron with parallel spin। ये क्या बोलता है देखो, जैसे मान लो सपोज मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 7। तो आप क्या लिखते हो बच्चे, 1s2, भर दूं मैं, देखना एक बार, 1s2, 2s2, ध्यान से देखना सारे बच्चे, 2p3, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। अब हो सकता है कि कोई बच्चा इसको ऐसे भी फिल कर रहा हो, है ना, हो सकता है कोई इसको ऐसे भी फिल कर रहा हो, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, देख के बताओ मुझे। यस ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे लिख के दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इसमें से कौन सी सही है। हाँ दिव्यांश बोल बेटा। नथिंग मैम। अच्छा, तो आपसे पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, तो सही कौन सी है बच्चे, ये है। ठीक है, हुन्स रूल क्या कहता है बच्चे, जब भी आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो एक एक ऑर्बिटल में, ध्यान से सुनना, हर एक ऑर्बिटल में आप पहले क्या करोगे, सिंगली इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। मतलब आप हर एक ऑर्बिटल में क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद ही क्या करवाओगे, पेयरिंग करवाओगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन बोले तो ये, पेयरिंग बोले तो इसके साथ एक और जोड़ दिया। पेयरिंग का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है ना। तो जब तक आप पेयरिंग नहीं करवाओगे, तब तक नहीं कराओगे पेयरिंग, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। क्लियर है बच्चे, बोलो हाँ या ना। फिर से रिपीट करूं, आप किसी ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं करवाओगे जब तक सारी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। जैसे इसमें देखो, इसमें मैंने क्या करा, ये वाली तो फिल की नहीं, पहले ही पेयरिंग करवा दी, पहले ही जोड़ी बना दी मैंने। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है मैम, ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हुन्स रूल क्या कह रहा है, मल्टीप्लिसिटी, मैनी ऑफ सेम काइंड। इसका मतलब क्या है बच्चे, सेम स्पिन, लिखो यहाँ पे सारे, सेम स्पिन के बहुत सारे। जैसे इधर देखो बच्चे, इसकी स्पिन के प्लस हाफ, इसकी स्पिन के प्लस हाफ, लेकिन ये बीच वाले की माइनस हाफ है। आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्या बोला इसने, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो विद पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन होनी चाहिए पहली चीज, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब अगर ऐसे वाले ज्यादा हैं आपके ऑर्बिटल में तो वो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन आपका स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो पेयरिंग हो गई ना, पेयरिंग हो गई, तो फिर ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो फिर बोल रही हूं कि पेयरिंग, आप जोड़ियां आप तब तक नहीं बनाओगे जब तक आप हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल कर दो। क्या ये हुन्स रूल सबको क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल करें। हाँ, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ।
जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चा, 8 एटॉमिक नंबर होता है। तो कैसे फिल करूंगी देखना एक बार, 1s2 2s2 और 2p में 4 होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगी सब में। देखो एक बार बच्चा, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? अब उस जो वो 4th इलेक्ट्रॉन है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उस बेचारे को पेयरिंग करने ही पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। समझ गए, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए ओके, कोई नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, टेंशन मत लो। उसके आगे हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, विच इज आर पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैम ये क्या कहता है? पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दो बातें बताता है। एक तो वो ये बताता है कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। जो मैं इतने कल से जो मैं आप लोगों को बोली जा रही हूँ कि बच्चे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो किसने बोला था? पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। किसने बोला था? वो पोलिस ने बोला था कि एक ऑर्बिटल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। और ध्यान रखना, अगर आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो दोनों की स्पिन शुड बी अपोजिट। एक होना चाहिए प्लस हाफ, एक होना चाहिए माइनस हाफ। क्लियर है सभी को? एक तो ये बात बोली थी इसने। दूसरी चीज इसने ये बोली थी, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दूसरा वाला पॉइंट। No 2 electron, ध्यान से समझना बच्चा, no 2 electron in an atom can have same values of all 4 quantum number। क्या बोल दिया मैंने? मान लो किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो बोल रहे हैं उन 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि NLMS की सेम वैल्यू हो, NLMS की सेम वैल्यू हो, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले ये बताओ समझ में आया? सो दैट फिर मैं एग्जांपल से समझाऊं। यस मैम। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, आई नो। चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी हो एग्जांपल। अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन 1s और 2s में है बच्चा पार्टी, अगर मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक है 1s सबशेल में और एक है 2s सबशेल में, तो इन दोनों के क्वांटम नंबर बताओ, सेम हो गया, चेंज होगा? मैम इसकी तो n की वैल्यू ही अलग हो गई। 1s के केस में n की वैल्यू 1 है और 2s के केस में n की वैल्यू 2 है, तो दोनों क्वांटम नंबर क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। बोलो हाँ या ना। ठीक है, एक तो ये केस होता है। दूसरा क्या है बच्चे, अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन किस में है? 2s और 2p में है। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, 2s और 2p में है। अब क्या है, दोनों में n की वैल्यू सेम है बच्चा पार्टी, देख पा रहे हो? एक क्वांटम नंबर ऑलरेडी सेम हो चुका है। एंड व्हाट अबाउट L? S वाले केस में 0 होगा और P वाले में 1 होगा, तो अलग अलग हो गए। तो ऐसा मतलब है, किसका मतलब है ये? पोली का मतलब। क्लियर हो गया बच्चे कि ये इस लाइन का मतलब क्या है कि no 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। मैम और एग्जांपल दो। जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ, इधर देखो बच्चा, 2px और 2pz, इसमें क्या होगा? कोई मुझे बता पाएगा? मैम n की वैल्यू तो सेम है। व्हाट अबाउट L की वैल्यू? जल्दी बताइए, व्हाट अबाउट L की वैल्यू? 1। वो भी सेम है, 1 और 1, 2 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो चुकी है। ठीक है, ml की वैल्यू बताओ मुझे, वो अलग हो गई। pz की तो 0 हो जाएगी और इसकी प्लस या -1। तो देखो क्वांटम नंबर सेम नहीं हुई ना इनकी वैल्यूज। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, जो पोली ने बोला है उसको फॉलो करता है ये। एक और देखिए, जैसे मान लो अब आपका इलेक्ट्रॉन है 2s सबशेल में, यानी कि इसमें। ठीक है बच्चे, मैम अब ये कैसे बताओगे आप? इसमें n की वैल्यू तो 2 है, L की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू क्या है? लेकिन देखो एक बार, 0। m की वैल्यू क्या है? 0। m की वैल्यू क्या है? 0 है। अच्छा, लेकिन इसमें देखो स्पिन की वैल्यू क्या है? एक की प्लस हाफ है और एक की माइनस हाफ। ठीक है, यानी कि देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है, n की वैल्यू 2 है दोनों के लिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी, इसके लिए भी। L की वैल्यू भी 0 होगी, m की वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन स्पिन जो है दोनों की अलग अलग है। तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए
4 क्वांटम नंबर जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं सबकी सेम वैल्यूज नहीं हो सकती। एक क्वांटम नंबर तो आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी दूसरे वाले से। क्या ये क्लियर हुआ? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चा जल्दी बोलो। तो एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लें कि हमने क्या देखा। मैंने आपको बेसिकली आज क्या सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वो सिर्फ न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स कर सकता है, कोई रिपल्शन तो है ही नहीं, सिर्फ ओनली और क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में क्या होता है कि जो बाकी सारे आपके ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल है, उनकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले n+l रूल देखा। उसमें मैंने ये बताया जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। अगर दो सबशेल की n+l की वैल्यू सेम है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे। जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऑफबो प्रिंसिपल, ऑफबो ने भी यही बोला था, मैंने आपको बोला ना ऑफबो में ही n+l रूल लिखा रहता है आपकी बुक्स में। तो उसने भी ये कहा कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, लोवेस्ट एनर्जी में भरेंगे, लेकिन पहले आप लोवेस्ट एनर्जी को पूरी तरह भरोगे फिर उसके बाद ही नेक्स्ट वाले सबशेल पे आओगे। ये किसने बोला था, ऑफबो ने बोला था। फिर हमारे पास आया हुंस रूल। हुंस रूल ने ये बोला कि आप जोड़ियां तब तक नहीं बनाओगे, आप पेयरिंग तब तक नहीं कराओगे जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जब तक, जैसे मान लो 2p में 3 ऑर्बिटल है तो पहले आप तीनों में एक एक भरो फिर उसके बाद जोड़ियां बनाओ। ऐसा क्यों कहा होगा उसने, वो इसलिए कहा होगा क्योंकि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, है ना। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए होगी, प्राइवेसी चाहिए होगी, सो दैट वो अलग अलग रहे ऑर्बिटल में टू मिनिमाइज द रिपल्शन। तो इस वजह से उसने ये वाली बात बोली होगी, ठीक है। बट अबाउट पॉलीज एक्सक्लूजन उसने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, एक +½ दूसरी -½ ठीक है। और क्या बोला था इसने, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑफबो प्रिंसिपल। एक्सेप्शंस ऑफ ऑफबो प्रिंसिपल, ध्यान से सुनना मैं क्या बता दूं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो मैं आपको बोल रही थी ना 21 to 30, पहले मैं आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देती हूँ। तो बच्चे स्कैंडियम होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। क्या होता है, 21। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद क्या फिल करते हो, देखना 21 हो गए क्या इलेक्ट्रॉन्स, चेक करिए बेटा सारे 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आता है टिटेनियम, इसके बाद आता है टाइटेनियम बोलते हैं। इसमें भी क्या होगा, 22 है तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d2। देख पा रहे हो सारे? यस मैम। उसके बाद आता है वेनेडियम, ये मैं लर्न भी करवा दूंगी, तुम टेंशन ना लो, इसकी ट्रिक है मेरे पास, वो हो जाएगा, टेंशन मत लो। इसमें आता है 23, तो ये सारे के सारे तो ऐसे ही याद है। यहाँ पे क्या होगा, 3d3 में फिल होगा। कैंडियम तेरी, इसके बाद आता है क्रोमियम, क्रोमियम में क्या होगा बच्चे, 4s2 3d4, ठीक है, इसका होता है 24। इसमें है एक्सेप्शन, इसको लगा लो सर्कल, सर्कल लगा लो, क्योंकि अभी तो हमने इसको कैसे फिल किया बच्चे, अकॉर्डिंग टू ऑफबो रूल, अकॉर्डिंग टू ऑफबो रूल। इधर देखिए सारे के सारे, 4s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और d में मैंने कितने फिल किए हैं बच्चे, 4, ऐसे किया। यस मैम। यस मैम। लेकिन इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑफबो जो रूल है बेसिकली, जो ऑफबो ने बताया था उसके हम रूल को क्या करेंगे, उसके रूल का उल्लंघन करने वाले हैं हम। कैसे, क्योंकि बच्चे जो 4s और 3d के बीच में एनर्जी गैप होता है ना, एनर्जी गैप बोले तो इस तरह से, जो ये एनर्जी मैंने आपको दिखाई थी ना लेवल्स के बीच में, एनर्जी गैप 4s और 3d के बीच में ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब 4s और 3d में अगर एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या चला जाता है, 3d ऑर्बिटल में चला जाता है, और जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे वो ये बन जाती है 4s1 3d5। दिस इज एक्सेप्शन,
ऐसा क्यों हुआ है? एक लाइन लिखो बच्चे सारे के सारे। एक तो ये लिख लेना क्योंकि 4s और 3d के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। एक ये लिख लेना बच्चे, लिखो बच्चे, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड orbitals are exceptionally stable, are exceptionally stable। टेंशन ना लो, पीरियोडिसिटी में सारी चीजें बताऊंगी ये दोबारा से, ठीक है। ध्यान रखना, आपको पता है डी में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसके आधे कितने होंगे? 5। तो इन्होंने ये बोला है जिस वाले ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड यानी कि ये 5 आए हुए हैं या फुल्ली फिल्ड, अगर आप ऑर्बिटल्स को पूरा भर देते हो तो वो क्या होते हैं? एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ध्यान रहेंगी ये वाली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ और भी चीजें, ठीक है। लिखो, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल, एक्सेप्शनली स्टेबल। देखो बच्चा, सबको दिख रहा है ये? रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, राइट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बच्चा, देखो देखो बच्चों, सही है? यस मैम। यस मैम। इसके बाद होता है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो अगर आप ऑफबो रूल के अकॉर्डिंग फिल करोगे तो ऐसे फिल करोगे, बट आपको पता है कि 3d9 से ज्यादा कौन सा स्टेबल है? 3d10। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके यहाँ चला जाता है, क्योंकि 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस क्या है? कम है। तो इसकी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉपर की, वो क्या होती है बच्चे? 4s1 3d10। क्या होती है? मेरे साथ बोलो, 4s1 3d10, 4s1 3d10। अब आओ मैं तुम्हें लर्न करवाती हूँ 21 से 30 तक। देखो मैं लिख देती हूँ पहले एटॉमिक नंबर। मैम आपने रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है इस पे। अच्छा, यहाँ पे राइट लिख लो बच्चा, ठीक है। चलो 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखो मैं आपको लर्न करवा रही हूँ। वैसे तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में सारी पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न कराऊंगी, टेंशन मत लो, लेकिन अभी क्योंकि हमारे सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो हमें अटेम्प्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा। पहले मैं लिख देती हूँ पूरा, फिर आपको सिखाती हूँ। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने इधर? देखिए बच्चे, इसका नाम कैसे, इसको ट्रिक से ध्यान रखेंगे। आप अपनी नोटबुक में लिखिए सारे। स्कैंडियम लिखो, स्कैंडियम तेरी विदाई, लिखो सारे, स्कैंडियम तेरी विदाई करके, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया। हो का मतलब यहाँ पे को से है, मैं फ्री हो गया। उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जीन्स पहन ली। लिख के दिखाओगे यहाँ पे सबको? स्कैंडियम यस मैम। लिख लो सारे के सारे। स्कैंडियम तेरी विदाई, यू नो ना, विदाई करके मैं फ्री हो गया। उसके बाद मैंने, यहाँ पे लिख रही हूँ, निक्कर कुर्ता जीन्स। वैसे तो जीन्स आप वो लिखते हो ना, JEANS, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेकिन ऐसे करके, ताकि आपको ध्यान रहे। उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जीन्स पहन ली, ठीक है। स्कैंडियम मतलब, स्कैंडियम तेरी माने बोले तो मतलब सॉरी, तेरी बोले तो टाइटेनियम, विदाई बोले तो वेनेडियम, करके बोले तो क्रोमियम, मैं बोले तो मैग्नीज होता है इसका नाम। क्या नाम होता है? मैग्नीज। अभी ऐसे ही ध्यान रखो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, मैं क्या ही बताती है, सिर्फ ध्यान रखो इनके एटॉमिक नंबर बस। फ्री, इसको हम बोलते हैं आयरन, इसको हम बोलते हैं कोबाल्ट, निकल, इसको हम बोलते हैं कॉपर, इसको बोलते हैं हम जिंक, ठीक है। तेरी मीन्स टाइटेनियम, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना है, बेशक अभी नाम याद नहीं रखोगे चलेगा, कोई बात नहीं, बस 21 से 30 तक ध्यान रखना। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज घर पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें से सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है बच्चे, कौन कौन से? एक क्रोमियम और एक बच्चा कॉपर, याद रहेगा? यस यस। चलो एक क्वेश्चन कर दो। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच ऑफ वो प्रिंसिपल इज वायलेटेड इज,
इनमें से कौन सा ऐसा आपको ऑर्बिटल डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर ऑफ-बो प्रिंसिपल का उल्लंघन किया गया है? ध्यान से देखो। मैम सी। मैम सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मैम। वेरी गुड। इन्होंने क्या किया, 2s को बिना फिल किए 2p पे जंप कर गए, लेकिन नहीं, पहले आप 2s को भरो फिर 2p पे जाओ, है ना। 2p को भरो फिर 3s पे जाओ, 3s को भरो फिर 3p पे जाओ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये याद है, व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल? मैंने बताया था ना डी ऑप्शन कि आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो ये भी बताता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो L की वैल्यू 3D के लिए क्या होती है बच्चे? 2। तो 2 × 2 + 1 h/2 पाई, तो क्या आ जाएगा? √6 h/2 पाई, ठीक है। बोलो याद आ यस मैम। ओके, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बच्चे स्क्रीन पे लिखा हुआ? यस मैम। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा थोड़ा जूम करें ना। अच्छा, अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी सिखाई है बेटा? आयंस की सिखाई है। मैंने अभी तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी सिखाई है? एटम्स की सिखाई है, सॉरी। अब मैं आपको आयंस की सिखाऊंगी। याद करो, तुम्हें मैंने सिखाया था, याद, आइसोटोप वगैरह मैं सिखा रही थी ना, याद करो आपको, है ना। Yes, तो मैंने ये बोला था कि अगर आपके, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं Na का और Na+ का, हम बोलते हैं इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे इस पे प्लस का साइन आता है, बेसिकली Na+ जब वो बन जाता है, इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है? निकल गया है ना। ऐसे ही हम मैग्नीशियम में बोलते थे 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब मैं मैग्नीशियम 2+ बनाती थी तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे। याद करो, मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बताया था। यस मैम। यस मैम। तो अब देखो यहाँ पे क्या, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अगर आपको लिखने के लिए बोल दे आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको ये पता है जिंक की, मैं फिर से लिख देती हूँ, जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट का लिख रही हूँ मैं बस, 3d10 और 4s2। पहले आप 4s भरते हो फिर 3d10 भरते हो। देखना ऐसे कुछ फिल करते हो क्या, लास्ट वाला 4s और 3d? ये देखो, ये देखो बच्चे, पहले आप 4s फिल करते हो फिर 3d फिल करते हो, ठीक है जी। मैंने यही सिखाया है। यस मैम। लेकिन अगर मान लो इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, अगर मान लो वो आपको दे दे एग्जामिनर जिंक +2 की लिख के दिखा दो, तो यानी कि इसका मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि आप वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? क्या आप वो 4s से निकालोगे, क्या आप वो 3d से निकालोगे? क्या आप 4s से निकालोगे या आप 3d से निकालोगे? तो ध्यान रखना बच्चे, स्टार मार्क करके लिख लो, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा पहले वो कहाँ से होगा? 4s ऑर्बिटल से होगा। इसका रीजन भी मैं बताती हूँ। जो आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कहाँ से होगा बच्चे? 4s ऑर्बिटल से रिमूव होगा, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से। तो 4s 0 3d 10, ये सारा एज इट इज का एज इट इज ही आएगा, 3d 10। अब मैम आप थोड़ा रीजन बता सकते हो क्या, 4s से क्यों निकाला और 3d से क्यों नहीं निकाला? बच्चे देखो, आपको ये पता है, आपको याद है मैं आपको ये बताती थी, n = 1, n = 2, n = 3, याद आ रहा है? यस मैम। है ना? यस। तो n = 1 वाला जो लेवल है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के पास है। अब बेशक उसमें सब शेल है ना। ऐसे ही n = 2 क्या है, न्यूक्लियस के पास है। 3 वाला उससे दूर है, 4 5 6 ऐसे ऐसे न्यूक्लियस से आप दूर जाते जाओगे। तो मुझे ये बताओ 3d और 4s में से न्यूक्लियस के पास कौन सा सब शेल रहेगा, 3d वाला या 4s वाला? 4s। 4s वाला है 3d वाला। भैया n की वैल्यू क्या है इसमें? अब बताओ कौन रहेगा? 3d। बेटा इधर देखो ना, n की वैल्यू 3 में क्या है? 3s है, 3p है, 3d है। n की वैल्यू 4 में क्या है? 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, ठीक है। 3 वाला पहले आता है ना, तो यानी कि ये वाला जो रहेगा आपका सब शेल वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ज्यादा क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? पास होगा, यानी कि एनर्जी कम होगी। तो 4s वाले की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 3d। मैम अभी तो आपने बोला कि 4s को पहले भरते हैं, कंफ्यूजिंग लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ध्यान से सुनो।
देख, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3D वाला है वो न्यूक्लियस के पास होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा बच्चे? 4s से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? 4s से निकलेगा। ठीक है जी, याद रहेगा? यस मैम। ठीक है, ऐसे बना लेना ये डायग्राम, या स्टार मार्क करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए जी, ओके। तो मुझे ये करके दिखाओ, ये क्या लिखा हुआ है? Anions are formed by adding electrons in the vacant orbital of lowest energy। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? Ff फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 9, तो 1s2 2s2 2p5। अगर मान लो इसकी जगह मैं ये कर दूं F नेगेटिव, तो क्या होगा मुझे बताओ? तो क्या होगा? मैम 2p6 हो जाएगा। 2p6 हो जाएगा। किसको रिपीट करूं बेटा? दिशा? मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस वाला वो समझ नहीं आया, नेटवर्क इशू हो रहा था। चलो इसमें देख लो, कोई बात नहीं। दिशा, अगर मान लो मैं फ्लोरीन का बेसिकली एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है, तो इसकी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करूंगी तो क्या करूंगी? 1s2 2s2 2p5। तो अगर मैं बात करूं F नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, पहले 9 थे अब कितने हो गए? 10। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करोगे? क्योंकि P में अभी जगह है, P में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, उसमें 5 ही आपने फिल किया, तो एक और कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चे? 1s2 2s2 2p4। O2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं? 2 और। कहाँ पे खाली जगह है? P में। सिंपल, सो सिंपल। बताइए। ठीक है, चलो चलो ये करके देखो एक बार। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 नेगेटिव? ये तो मैंने आप लोगों को करा ही दिया। क्या आएगा इसका आंसर? ए ऑप्शन ए। ये बताओ मुझे, which atom X is indicated by following configuration? Which atom X is indicated by following configuration? किसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये? नियोन का मतलब समझ रहे हो ना? नियोन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन में फिल करके उसका नाम नियोन रख दिया। ठीक है, तो ये किसका है? कोई मुझे बता पाओगे किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? नाइट्रोजन की, क्लोरीन? क्लोरीन, क्लोरीन। फोस्फोरस की है। क्लोरीन का तो 17 होता है बेटा, नाइट्रोजन का 7 होता है, सल्फर का कितना होता है? 16 होता है, फोस्फोरस का 15 होता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D सबशेल ऑफ क्रोमियम +3। ये मैं करवाती हूँ आप लोगों को। इधर देखो, देखो बच्चे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। ये तो ध्यान रखना, क्रोमियम और कॉपर का मत भूलना। जब तक 11th कर रहे हो, वैसे तो पूरी 12th में तो तुम्हें पूरी पीरियोडिक टेबल टिप्स पे रट जाएगी, बट अभी के लिए 11th लेवल में आप लोगों को क्रोमियम और कॉपर की तो नहीं भूलनी है। ठीक है, क्रोमियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 24। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बताई थी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। यही बताई थी एक्सेप्शनल। बोलो यस मैम। अब ये बोल रहा है कि क्रोमियम 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? जल्दी बताओ मुझे। 4s में से? 4s से। तो चलो एक बार निकाल देती हूँ। एक इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिया 4s में से, क्योंकि मैम आपने बोला था। ठीक है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? अब D में से, तो यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 3d3। समझ गए ना? यहाँ से तो निकाल चुके, अब किसकी बारी आएगी? इसी की तो आएगी ना। पहले लास्ट वाले शेल से ही तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, जिसको आप आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। ठीक है, सोडियम में भी तो आप ऐसे ही करते थे। सोडियम में भी तो आप ऐसे ही करते थे। जब आपको Na+ बनाना होता था तो आप लास्ट शेल में से तो इलेक्ट्रॉन निकालते थे। समझ रहे हो चीजों को? ठीक है, यस मैम। तो अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आई क्रोमियम 3+ की, वो ये आ गई। क्या? 3d3 आ गई। अब आपसे पूछा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले तो कितनी पैरेलल स्पिन होंगी? जितनी ज्यादा पैरेलल स्पिन होंगी उतना ज्यादा। जैसे देखो, ये सारी भरी हुई हैं, देखो ये सारी जो भी ऑर्बिटल्स हैं ये सारी कंप्लीटली फिल है। कोई मुझे बता पाएगा हाँ या ना? यस मैम। P में 6 ही होती हैं, 6 भरी हुई हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आए हुए हैं। 3D में क्या है? 3 है, 1 2 3। तो कितनी पैरेलल स्पिन है बच्चे?
बोलो बोलो 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। अरे वही तो होता है, अनपेयर्ड मतलब सिंगल, पेयर्ड मतलब मिंगल, ठीक है। पेयर्ड मतलब मिंगल, जोड़ी बना ली। ये बेचारे क्या है? सिंगल है, समझे? तो जितने सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा? उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें 3 है। अच्छा, इसमें ना आपको एक और क्वेश्चन और आता है बच्चे। वो क्वेश्चन ये पूछते हैं, वैसे इसका आंसर तो यही है, 3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक और क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसका ना स्पिन भी निकाल दो, मतलब या मैं बोलूं आपसे पूछते हैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल दो। आपको याद है मैंने एक ये फॉर्मूला लिखवाया था स्पिन क्वांटम नंबर में, ये लिखवाया था, याद करो। यस मैम। यस मैम। फॉर्मूला तुम्हारा कब आता है? 12th वाले चैप्टर में आता है, जब तुम्हें मैं कोऑर्डिनेशन करवाऊंगी 12th में जाके, अभी नहीं आता है। बट क्योंकि 11th में भी ये पूछ लेते हैं नीट में, और आपको पता है नीट में 11 12 दोनों का ही सिलेबस आता है, तो तब तक तो आप सीख जाओगे। बट क्या पता टेस्ट में आ जाए, फिर आपको छोड़ के आना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। यहाँ पे जो बच्चे एन होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ, लिखो सारे के सारे मेरे साथ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको भी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 इंटू 3 + 2 कितना हो जाएगा? √15। √15 ये क्या यूनिट है इसकी? बोहर मैग्नेटोन। इसका क्या है? यूनिट है ये मैग्नेटिक मूवमेंट का, बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आती है? अराउंड आती है 3.8। इसकी एक ट्रिक बताऊं, फायदे में रहोगे, सुनो। अगर लिखो सारे अपनी नोटबुक में, अगर यहाँ पे लिख देती हूं मैं, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ये मैं आपको 12th में भी बताऊंगी, अब दोबारा बता रही हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है वो आती है 1.8। एग्जैक्ट नहीं आती है, अप्रोक्स आती है, इतनी आती है। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितनी वैल्यू आती है? 2.8। 3 होते हैं तो 3.8, 4 होती है तो 4.8, 5 होती है तो 5.8। ट्रिक क्या है ये? डायरेक्ट, ठीक है। अगर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और सॉरी 6 कह रही हूँ, 6 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते ना, क्यों नहीं हो सकते? 1 2 3 4 5 6, उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, 4 3 5 2 1, मतलब 4 3 2 1, समझ रहे हो? क्योंकि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं ना, तो ये हो जाए, ठीक है। अगर होंगे तो 6.8 कर देना, 7 होगा तो 7.8 कर देना, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों के लिए ट्रिक है, ठीक है। आज इसको याद कर लेना। ये कैसे निकाल के आई मैं? इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है बच्चे। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन कर दो फटाफट। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ एंड Fe3+। वैसे तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है, बाकी एक बार तुम करके दिखाओ। पहले तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इधर देखो, जो मैंने आपको सिखाया था, कितना होता था आयरन का? 26। शाबाश, लर्न भी कर लिया तुम लोगों ने तो। 26। तो करें इसके लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखना सही लिखा है, चेक करके बताइए सही लिखा है। यस मैम। अच्छा, अब Fe+2 का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कहाँ से निकालोगे 2 इलेक्ट्रॉन? 4s से। तो क्या बच जाएगा? 4d6। और 3d6 में से अब तुम मुझे बताओगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 3d6 में? 4 होते हैं, शाबाश। और 3d Fe3+ में मतलब Fe3+ की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, 3d5। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 और 5। अगर मान लो वो आपसे पूछते मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो, तो आपको पता है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा? 4.8 के आसपास, और 5 का होगा तो 5.8 के आसपास। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस दिव्यांश कर लोगे वो वाले क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल एक सेकंड रुको। हाँ, ये इतना ही था।
आपके इलेक्ट्रॉन्स का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वाला तो समझ में आया होगा आप लोगों को, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, हमने कहानी कहाँ से शुरू की थी? हमने कहानी शुरू की थी एटम से ही की थी वैसे तो, लेकिन यहाँ पे आज का जो लेक्चर था हमारा वो क्या था, हम ये देख रहे थे कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो था वो किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था, याद करो। क्योंकि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि आप इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी पता नहीं लगा सकते, आप सेम टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी का पता नहीं लगा सकते, तो उसने ऑर्बिट के कंसेप्ट को रिप्लेस करके क्या कर दिया था? ऑर्बिटल बता दिया था। ऑर्बिटल वो वाला 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जगह है उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन जो है पाया जा सकता है। बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो क्या था? तुम्हारा ऑर्बिटल था। ठीक है, फिर हमने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन के घर का अगर आपको पता लगाना है तो आपको 4 क्वांटम नंबर पढ़ने पड़ेंगे सीक्वेंस में। पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको जो बेसिकली हमें क्या बताता था? शेल के बारे में बताता था, एनर्जी के बारे में बताता था, और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा। ठीक है, शेल के बारे में बताता था और किसके बारे में बताता था? एनर्जी और रेडियस के बारे में बताता था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने एल के बारे में देखा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो क्या बताता था? सब शेल के बारे में बताता था कि शेल में भी क्या है? सब शेल है। सिटी में भी क्या है? कॉलोनी है। अर्पित बेटा तेरा यहाँ ध्यान नहीं है, मैं बता रही हूँ, कहीं और ध्यान है। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो शेल में भी क्या है? सब शेल है, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या कहा? अगर हमें सब शेल का पता चल जाता है तो हमें उनकी शेप भी पता चल जाती है। जैसे मान लो एस सब शेल है तो उसकी शेप कैसे थी बच्चा पार्टी? स्फेरिकल। अगर मान लो पी सब शेल है तो उसकी कैसे? अगर पी एक्स डायरेक्शन में है तो ऐसा मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, और वाई में मान लो ऐसा है, ठीक है, और जेड में इस तरह से है। दिखा दो इसको ऐसे, ठीक है। मतलब बेसिकली स्पेस में जो है 3 डायरेक्शन में वो अपने आप को ओरिएंट कर सकता है। डी सब शेल में हमने क्या देखा था? डी की 5 ऑर्बिटल थी, है ना। तो इस तरह से हमें सब शेल का तो पता चलता ही था एल की हेल्प से, और हमें ऑर्बिटल की शेप के भी बारे में पता चल जाता था। फिर हमने क्या किया था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से हमने एक फॉर्मूला देखा था 2l+1। इसमें अगर आप एल की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं। ठीक है, कितने थे? एस में 1 था, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बोले तो कि इलेक्ट्रॉन की जो है 2 ही स्पिन पॉसिबल है, एक प्लस हाफ और माइनस हाफ। यानी कि एक ऑर्बिटल में वहां से पक्का कंफर्म हो गया कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो रूल, हुन्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और लास्ट वाला कौन सा था? आई थिंक यही 4 थे ना, N+L, ऑफ-बो, हुन्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यही थे, है ना। तो हमने देखा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था, कौन बताएगा मुझे? आप लोगों का छोटा सा वाइवा ले लेती हूँ क्योंकि क्लास तो हमारा बस हो ही गया। हाँ, मुझे बताइए व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? हाँ ऐशा बताओ। मैम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के अंदर हैं उनके चारों क्वांटम नंबर में से कोई भी वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। बेशक 3 सेम हो जाए, हाँ कोई तो एक ऐसा क्वांटम नंबर मिलेगा जिसकी वैल्यू अलग होगी, है ना। अच्छा, और क्या बोला था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड बोथ हैव अपोजिट स्पिन, है ना। अच्छा, और मुझे बताओ हुन्स रूल क्या कहता है? दिव्यांश नहीं, दिव्यांश नहीं बताएगा, अर्पित बताएगा। हुन्स रूल क्या कहता है? अर्पित बोल बेटा। कहाँ है अर्पित? जो ये जा रहे हैं मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी उनकी। हाँ दिव्यांश। मैम हुन्स रूल कहता है कि मैम आप पहले एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करे बगैर आप दूसरे उसमें नहीं जा सकते। हाँ, जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल है तो जब तक आप इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल कर दो तब तक आप इसकी जोड़ियां
नहीं बनाओगे, मतलब पेयरिंग नहीं कराओगे, ठीक है। ओस्बो ने क्या बोला था कि सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे वो किसमें सबसे पहले फिल करोगे, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करोगे। और लोवेस्ट एनर्जी हमने किस बेसिस पे निकाली थी, N+L रूल को यूज करके हमने ये पता लगा लिया था कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। मैम चैप्टर खत्म हो गया ना? नहीं नहीं, चैप्टर किसने कहा बेटा खत्म हो गया, ग्रुप में एक्टिव नहीं रहते हो क्या? अभी यहाँ पे देखो सारे, इधर देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आपको मैं कल कराने वाली हूँ, ठीक है। बस ये थोड़ा सा रह गया, 30 to 35 मिनट्स की एक्स्ट्रा क्लास होंगी कल, ठीक है। बस फिर हो जाएगा तुम लोगों का। बेसिकली जो ये आपको दिख रही है ना ऑर्बिटल की शेप्स दिख रही है क्या आपको, 2s ऑर्बिटल की दिख रही होगी, p ऑर्बिटल की दिख रही होगी। एक्चुअल में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी ना तो उसको ये शेप जो थी वो ऐसे दिखी थी। मैंने आपको बड़ी सुंदर सुंदर दिखाई है ना, कलरफुल, लेकिन जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी ना तो उनको ये शेप्स ऐसी दिखी थी। अब ऐसा महान साइंटिस्ट कौन था, ऐसा महान साइंटिस्ट का नाम क्या था, स्क्रोडिंजर। स्क्रोडिंजर 4 PM स्क्रोडिंगर इक्वेशन, जो ये स्क्रोडिंगर था ना इसने बताया था कि 2s ऐसा दिखता है, p ऐसे दिखता है ना, d वाला ऑर्बिटल ऐसे दिखता है, ऐसा ऐसा। इट्स अप टू यू जिज्ञासा, ठीक है। आपको ये दिख रहा है बच्चे, इधर देखना, ये खाली खाली जगह दिख रही है बीच बीच में सबको? यस मैम। बीच में न्यूक्लियस है। ये खाली खाली जगह का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ना के बराबर है, नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। जहाँ पे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक वाला रीजन बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो जो वो स्क्रोडिंजर था उसको जो ये ऑर्बिटल जो मैंने आपको कलरफुल पढ़ाया है ना उसको एक्चुअल में जो है वो ऐसे दिखे थे, समझ रहे हो, जिसको आप अब पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, देखो कैसे जाल सा दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये सारा का सारा कि एस ऐसे दिखता है, पी ऐसे दिखता है, डी ऐसे दिखता है, ठीक है। ये सारा का सारा किसने बताया था, ये सारा का सारा स्क्रोडिंजर ने बताया था, ठीक है। मास्टर्स लेवल पे आप पूरा डिटेल में स्टडी करते हो, इवन आपके पास प्रूफ भी है कि ये ऑर्बिटल्स एस कैसे है, ये जो एस ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल क्यों है, पी वाला डंबल क्यों है, डी वाला डबल डंबल क्यों है, ये सारी चीजें जो है उसने स्क्रोडिंजर ने निकाली है। और ये जब आप मास्टर्स करते हैं, आप नहीं करोगे आप लोग तो मुझे पता है, जब आप लोग मास्टर्स में अगर केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं तो वहां पे आप वो डिटेल में पूरा उसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे निकला, ठीक है। तो ये आया कहाँ से, जो ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी ना, इसमें तिगड़ियां भिड़ा के इसमें जो ये एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिकली वैल्यू है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग इक्वेशन डिराइव की, और उससे उसको पता चला कि भैया एस ऑर्बिटल ऐसा स्फेरिकल दिखता है ना, ये डी वाला जो है डबल डंबल दिखता है, डी जेड वाला डोनट शेप का है। तो उसने बहुत काम किया, पूरी जिंदगी काम किया है अपना, इन सब में बिता दी उसने अपनी लाइफ, ठीक है। तो कल का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। इसको कल करके हम कंप्लीट करेंगे बच्चे।